आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए आज की जो हमारी वीडियो है वो एमए पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए जो सेकेंड ईयर में और जो इग्नू से कर रहे हैं। और देखिए आज के हमारी बुक का नाम है गांधी पश्चात हिंसात्मक आंदोलन, हिंसक आंदोलन, और इसको MGP 7 भी बोलते हैं। और टॉपिक का नाम नेतृत्व और संगठनात्मक ढांचा, और ये चैप्टर 2 है आपका। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए इसमें पहले लिखा है परिचय, तो हम परिचय जान लेते हैं। तो देखिए इसमें इस प्रकार से लिखा है कि इतिहास साक्षी है कि जब लोगों के द्वारा युद्ध या सामूहिक युद्ध किया जाता है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शांति की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। देखिए जब भी युद्ध होते हैं तो इसका साक्षी गवाह है कि जब जब युद्ध होते हैं तो उस टाइम पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शांति स्थापना करना चाहते हैं, जो अच्छे से रहना चाहते हैं, मतलब कि बिना लड़ाई झगड़ा करने के, मतलब बिना लड़ाई झगड़ा करना। और देखिए आगे क्या बता रहे हैं, यदि संपूर्ण इतिहास का अध्ययन किया जाए तो युद्धों और शांति के विवरण से भरा हुआ। देखिए ये बता रहे हैं कि हम अगर इतिहास का अध्ययन करें, पढ़ें, उसको देखें तो इतिहास में दिखेगा कितनी ज़्यादा लड़ाई, युद्ध, शांति, ये सब चीज़ें थी। ठीक है, इससे भरा पूरा हमारा जो विवरण है वो पूरा इससे भरा पड़ा है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, यह युद्ध और शांति ट्रैगनो फरिश्तों, यथार्थवादी और सत्यवादी युद्ध और शांति की शक्तियों के मध्य होता है। ये बता रहे कि जो युद्ध है ये शांति और शक्ति के युद्ध और शक्ति के शक्तियों के मध्य ही होता है। हमेशा युद्ध जो होता है वो युद्ध और शांति के शक्तियों के मध्य होता रहा। और ये सब चीज़ें बता रहे कि यथार्थवादी है या फिर सत्यवादी है, ये सब। आगे देखिए क्या होता है, आधुनिक शांति एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम। बोल रहे हैं कि जो आज के टाइम पे अगर आप जो शांति देखते हैं कि युद्ध कम हो, युद्ध नहीं हो रहे, ना के बराबर हैं, छोट मोट ऐसी हल्की फुल्की बातें होती हैं एक देश से दूसरे देश से, परंतु युद्ध नहीं होते जो जिस लेवल पे पहले होते थे। तो ये कैसे हुआ? तो ये बहुत लंबी एक आप बोल लीजिए प्रयास है। ये पहले से लेके अब तक एक बहुत बड़ा प्रयास है जो किया गया, जिससे कि क्या होता है कि युद्ध आज के टाइम पे नहीं हो रहे हैं ना। ये बहुत लंबी एक प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें शांति की स्थापना की गई, और ये बहुत अद्वितीय है, बहुत ही अच्छी बात है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, यदि शांति आंदोलन विश्व शांति एक व्यापक प्रक्रिया है। इसकी थोड़ी सी भी देखिए बोरे, अगर हमको थोड़ी सी भी सफलता मिलती है ना तो ये बहुत प्रशंसनीय योग्य है, बहुत ही अच्छी और बहुत खुशी की बात है अगर हमें थोड़ी भी सफलता मिलती है, क्योंकि शांति स्थापना करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आगे देखिए यूँ बता रहे हैं, असफलताएं मिली हैं वे नेताओं के संगठनात्मक संरचना द्वारा फैलाई गई। देखिए इसमें ये बता रहे हैं कि जो भी हमें असफलता भी मिली है थोड़ी बहुत, वो भी किसके कारण है कि कुछ नेता ऐसे थे, कुछ संगठन ऐसा था जो अफवाहों को फैलाते थे, है ना। शंकाओं के कारण, अफवाहों के कारण ही असफलता मिली, अगर कहीं कहीं मिली भी है तो। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, फिर भी आज के जो युवक युवतियां हैं इन्होंने वचनबद्ध और सद्भावना, धर्म, सहानुभूति, प्रेरणा, इन सब में विश्व शांति रखी है ना। जो युवा युवती जो होती है, यंग एजर्स वाले जो उस टाइम पे हुआ करते थे, उन्होंने इन सब, उनके अंदर वचनबद्ध, सद्भावना थी, धर्म था, सहानुभूति थी, जिसके कारण क्या हुआ कि आपकी जो शांति का प्रयास है वो बना रहा। और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया उनका, जिन्होंने विरोध किया, हमेशा जिन्होंने शांति के खिलाफ विरोध उठाया, उन सबका मुंह तोड़ जवाब दिया। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बोरे शांति आंदोलन। देखिए यहाँ पे हैं हम, बोरे की बोरे शांति आंदोलन के नेतृत्व और संगठनात्मक पैटर्न के विश्लेषण में दो गंभीरता। देखिए बता रहे हैं कि अब हम देखेंगे कि दो पैटर्न किस प्रकार के हैं जिसको पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारे लिए। तो पहला देखिए इस प्रकार से है, पहला है शांति आंदोलन एक शक्तिशाली बल है। देखिए शांति आंदोलन बहुत शक्तिशाली है, अगर आप शांति से कोई कार्य करते हैं, आंदोलन शांति से, तो वो प्रभावी भी होता है, शक्तिशाली होता है। उसके बाद इसके लक्ष्य का अच्छी जानकारी होना चाहिए और उसे निस्वार्थ लोगों के द्वारा मतलब चलाया जाना चाहिए। कि जो भी अगर शांति आंदोलन कर रहे हैं वो पहली बात तो उसको पूरी अपने लक्ष्य की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसको चाहिए क्या, किस बारे में वो आंदोलन कर रहा है ना, उसका लक्ष्य क्या है। दूसरा है कि निस्वार्थ भाव से, कि उसके अंदर किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि मेरे लिए ऐसा हो जाए या फिर मेरे लोगों के लिए, उसको सबके बारे में सोच के चलना चाहिए ना, निस्वार्थ भाव से। सेकंड देखिए क्या बता रहे हैं, बोले यदि इसकी क्षेत्रता, स्वार्थपरता या फिर
स्पष्ट मुद्दे रहित जैसा हो, जैसे कि देखिए बता रहे हैं वो असफल हो जाता है। इसमें देखिए ऐसे बता रहे हैं कि अगर कोई क्षेत्रता को लेके लड़ाई कर रहा है, जैसे कि आंदोलन कर रहा है, सॉरी, जैसे कि अपनी कास्ट को लेके या फिर इन सब चीज़ों को लेके छोटे छोटे मुद्दे जिसमें लोग बहुत बड़ी जन ना मिल पाए, उसमें बहुत बड़ी जनता ना मिल पाए, है ना, और या फिर उसका स्पष्ट कोई मुद्दा ही ना हो या फिर उसके मन में कोई स्वार्थ हो, तो ऐसा जो आंदोलन होता है वो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता। आप खुद ही देख लीजिए कि गांधी जी थे, उन्होंने निस्वार्थ भाव से आंदोलन किया शांति के रूप में, शांति से, तो क्या हुआ, उनको सफलता प्राप्त हुई। परंतु जिन जिन लोगों ने लड़ाई झगड़े से स्वार्थ के भाव से किया, उन्हों का जो आंदोलन वो कभी सफल नहीं हुआ। ठीक है, इसमें यही बता रहे हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, आगे बोल रहे हैं इसमें वैश्विक असंतुलन, संरचनात्मक हिंसा, आर्थिक शोषण और प्रौद्योगिकी विनियत का अभाव होना चाहिए। इसमें बोल रहे हैं कि अगर आप आंदोलन करते हैं तो उसमें आर्थिक शोषण नहीं होना चाहिए, प्रौद्योगिकी का अभाव होना चाहिए ना, और असंतुलन नहीं होना चाहिए, मतलब कि सब चीज़ ठीक से होनी चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए कि जन समूह का समर्थन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जन समूह नहीं होगा, मतलब कि जनता का समर्थन नहीं होगा, तो वो वैसे ही असफल नहीं होगा, साइड सी बात है। और बोल रहे हैं यहाँ पे अन्य वर्गों और स्वार्थ का शिकार हो सकता है। बोल रहे कि ऐसा भी हो रहा है आज के टाइम पे कि यहाँ से देखिए, बोल रहे अन्यथा यह लोगों के एक अन्य वर्गों के लिए स्वार्थ का शिकार हो सकते हैं। अगर उसमें जन समूह का समर्थन नहीं है, जनता का समर्थन नहीं है, तो जो अन्य वर्ग होते हैं उन्हों के लिए ये शिकार, एक शिकार टाइप में हो सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उनका अगर स्वार्थ है, तो जो अन्य लोग हैं उन्हों के लिए वो फिर आंदोलन ठीक नहीं है, उन्हों के अगेंस्ट में है फिर वो, है ना। तो इसलिए सबका समर्थन होना चाहिए और निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, आगे हमारा पॉइंट है अभी भारत में शांति आंदोलन। देखिए इसमें क्या था, भारत में शांति आंदोलन अभी अभी प्रिय आरंभिक अवस्था में है। बोले जो आंदोलन है वो अभी आरंभिक अवस्था में है, बिल्कुल खत्म या विकसित नहीं हुआ है। और इसमें बोले कि इसमें विकसित होने और राजनीतिक से जीवन से जुड़ने में पर्याप्त समय लगेगा। बोला अगर इसको बिल्कुल विकसित होना है और राजनीतिक से जीवन से जुड़ना है, उसको राजनीतिक से जुड़ना है और बिल्कुल विकसित होना है, तो उसके लिए अभी उसके पास बहुत समय है, अभी टाइम लगेगा। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, पूरे देश में इसको लेकर सोच अलग अलग है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही ऐसा किया जाता है। बोले जो भी शांति आंदोलन है ना, इसको लेकर तो पहली बात तो सोच अलग अलग है सबकी, और फिर ये एक विशेष मुद्दे के ऊपर किया जाता है। ये नहीं कि छोटे मोटे मुद्दे हो उसके लिए किया, ऐसा नहीं होता। उसके बाद देखिए क्या बता रहे हैं, पश्चात देशों के शांति आंदोलन की तुलना में भारत की शांति आंदोलन एक अलग परिस्थितियों में उभरी है। देखिए अगर आप पश्चात देश में, जैसे कि अमेरिका उस साइड देखते हो, पश्चिमी देशों में, तो वहाँ के जो शांति आंदोलन है उसकी तुलना में अगर हम भारत के शांति आंदोलन देखें तो ये बिल्कुल अलग परिस्थितियों में उभरी है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, ये पश्चिमी देशों में परमाणु युद्ध जैसी भयानक स्थितियों के कारण हुई है। देखिए पश्चिम देशों में शांति आंदोलन क्यों आए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है, वहाँ पे जो वहाँ के देश है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा युद्ध होते थे, परमाणु युद्ध होते थे हथियारों से, तो वहाँ की शांति के लिए वहाँ पे आंदोलन हुआ, शांति आंदोलन हुआ। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में किस लिए हुआ, भारत में आंदोलन सार्थक उद्देश्यों के आरंभ के लिए हो, कि अपने उद्देश्यों को पूरा करना है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, इसलिए। तो दोनों में डिफरेंट है। वहाँ पे युद्ध की शांति के लिए हो कि युद्ध शांत रहे, युद्ध ना हो, तो उसके लिए आंदोलन हुए, शांति आंदोलन। परंतु भारत में किस लिए हुए, कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके, लक्ष्य को पा सके, ज़रूरतों को पूरा कर सके। आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि शांति सचमुच शांति समुचित जीवन दमन से राहत जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों की सुलभता, अहिंसा और संस्कृति स्वतंत्रता से है। देखिए बता रहे जो शांति आंदोलन है ये आपको दमन से राहत देती है ना, और जीवन के लिए आवश्यक जो संसाधन है उसको आपको दिलाती है, मतलब कि जो उसकी जो जरूरत है उसको पूरा करती है। और हिंसक और संस्कृति स्वतंत्रता से भी है, जो अहिंसा संस्कृति है उससे भी है। तो इसमें कहने का मतलब कि जो भारत में है वहाँ पे कैसे कि राहत से आपको, शांति आंदोलन चाहे कहीं पे भी हो, वहाँ पे आपको हर जगह राहत से, जो भी आपके ऊपर दमन हो रहा है उससे राहत दिलाएगी। दूसरी बात है कि जीवन के जो संसाधन है उसको पूरा कराएगी, और संस्कृति स्वतंत्रता भी आपको प्राप्त कराएगी। ये होते शांति आंदोलन के। आगे देखिए क्या होता है, यह लोगों की सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई भारत में क्या है कि जो लोगों की सुरक्षा है
लोगों की सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं आप इस बात को कि राष्ट्रीय सुरक्षा इतनी महत्वपूर्ण नहीं जितने लोगों की महत्वपूर्ण है सुरक्षा, ये यहाँ पे बता रहे हैं भारत में। और बड़े लोगों को आभास है कि ये मुद्दे आपस से जुड़े हैं परंतु इसके लिए कोई आंदोलन नहीं है। और बोरे सभी लोगों को पता है कि ये जो मुद्दे हैं आपस से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, परंतु इसके लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, आगे बोरे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट बोरे शांति आंदोलन। शांति आंदोलन के लिए गांधी एजेंडा। अब इसमें बताएंगे गांधी जी के एजेंडे के बारे में। बोल रहे हैं कि देखिए बोले गांधी जी शांति के सच्चे दूत थे। ये तो सभी को पता है कि गांधी जी एकदम पुजारी टाइप के थे और बिल्कुल शांति चाहते थे, है ना। और आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बोल रहे कि यह गुण उनके जो पूरा विश्व है उसमें अहिंसक और सत्य के विचारों में झलकता है। देखिए अगर आप उन्हों का ये देखते हैं गुण जो है कि वो शांति के सच्चे दूत थे, पुजारी थे, तो आप पूरे विश्व में है इसका इन्हों का परछाव। आप कहीं पे भी देख ले, हर एक देश में गांधी जी को जाना जाता है क्योंकि वो शांति के और अहिंसक के इतने बड़े पुजारी थे कि पूरे विश्व में उनका विचार जो है वो झलकता है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, उनके अनुसार शांति की सद्भावना विश्वास ना करना देवता और अविश्वास करने जैसा। ये बोलते हैं कि अगर आप शांति में विश्वास नहीं रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप देवी देवता में विश्वास नहीं रखते। और देखिए यहाँ पे भी ये विश्वास ही है, यह गुण उनके विश्वास था यहाँ पे, सॉरी। और देखिए यहाँ और नीचे जो है ये बोले कि अगर आप शांति में विश्वास नहीं रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप देवी देवता में विश्वास नहीं रखते हैं, उन्होंने ये कहना है। बोलते शांति एक ही समय में राजनीतिक और अस्थिरवादी मुद्दे हैं। बोले कि जो शांति ये सब तरीके के मुद्दे, आप इन्हों को हर तरीके के मुद्दों में इनको इंक्लूड कर सकते हैं, शांति का जो आंदोलन है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, गांधी जी के अनुसार सही शांति आत्मा को शुद्धता, श्रम और धैर्य और संसाधनों के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। ये बोलते हैं कि अगर आपको शांति को प्राप्त करना है ना तो उसके लिए आपकी की आत्मा शुद्ध होनी चाहिए एकदम, और आपके पास श्रम होना चाहिए, ठीक है, आपको मेहनत टाइप आप कर सके, धैर्य होना चाहिए। ये सब अगर आपके पास संसाधन है तो आप शांति को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बता रहे हैं, बुरे अनेक लोगों के इसमें शामिल होने से शांति प्राप्त नहीं हो सकती। गांधी जी दृष्टि से आधुनिक आंदोलन सफल नहीं है। गांधी जी बोलते कि अनेक लोग इसमें शामिल हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको शांति प्राप्त हो गई है ना, क्योंकि उनके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और वो बोल रहे हैं कि कहते हैं इसलिए जो अब आंदोलन हो रहे हैं ना आधुनिक युग में आज के टाइम पे, ये इसलिए सफल नहीं है क्योंकि उनके पास ये सब चीज़ नहीं है, धैर्य नहीं है ना, और आत्मा शुद्ध नहीं है, श्रम नहीं है, ये सब चीज़ें बता रहे हैं। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं गांधीवादी एजेंडे में सर्वाधिक आवश्यकता अहिंसक और असहयोग आंदोलन है। बोले कि गांधी जी का जो एजेंडा था उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अहिंसक और असहयोग आंदोलन, और बताते परंतु स्वाभाविक और संस्थागत तथा उनके द्वारा शांति, गरीबी, परिस्थिति की मानव अधिकार आदि संबंधित है। मतलब कि उन्होंने ये सब चीज़ें भी संबंधित थी, वो इन सब चीज़ों को भी महत्व देते थे, ठीक है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं अब, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गांधीवादी समर्थक अनुगामिता। देखिए फॉलोअरशिप है इसमें कि जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनको फॉलो करते थे, उनके विचारों पे चलते थे, उसके बारे में इसमें बता रहे हैं। तो देखिए अब क्या है आगे देखिए इसमें बोल रहे हैं कि नेताओं का मूल्यांकन केवल उनकी विशेषताओं या क्षमताओं के आधार पर नहीं हो सकता। देखिए अगर आप किसी नेता को जानना चाहते हैं, मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो उनकी विशेषताओं और क्षमताओं पर आप नहीं कर सकते कि वो किस प्रकार के होंगे, उनकी अन्यों के साथ संबंधित की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि अन्य चीज़ों से उनकी क्या जानकारी है, अन्य चीज़ों से संबंधित, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, आगे बोल रहे हैं इस जानकारी के लिए फॉलोवर्स होते हैं वो होना बहुत ज़रूरी है कि वो किसके फॉलोवर्स हैं, वो किसको फॉलो करते हैं। और बोल रहे हैं कि विशेषताओं का ज्ञान होना ज़रूरी है, जो भी विशेषताएं होती हैं उनका ज्ञान उनके पास होना ज़रूरी है। फिर बताते हैं उसका लोगों के साथ उनके गुण, हित की भावना, शैली और छवि से संबंधित है। बोल रहे कि ये जो सब चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये इनके किससे संबंधित है, गुण, हित, भावना और जो शैली, छवि, ये सब चीज़ों से संबंधित है। आगे बता रहे वह
अपनी आवश्यकताओं को लेकर व्यवहार नहीं करता। बोरे अपनी आवश्यकताओं को लेकर कुछ ज़्यादा व्यवहार नहीं करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं वो उसको लिमिट में रखते हैं। आगे बता रहे हैं, किसी नेतृत्व को समझने के अनुयामिक मूल्य दृष्टि महत्वपूर्ण है। अगर आपको किसी भी को भी समझना है ना, किसी को नेतृत्व को समझना है, तो उसका ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अनुयायी मूल्यांकन होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे देखिए क्या होता है, इस प्रकार का अध्ययन प्रकार का जो अध्ययन है वो गांधी जी के संबंधों को समझने में सहायक करता है, मतलब बहुत ज़्यादा सहायक करता है। और बोल रहे हैं कि बहुमूल्य मानक और व्यवहार किसी कठोर सिद्धांतों के नेता का हो सकता है, कि जो भी बहुमूल्य व्यवहार हो रही है ये किसी कठोर सिद्धांतक नेता का ही हो सकता है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि बोरे के निश्चित रूप से सही देखिए क्या है, देखिए अब बोरे की निश्चित रूप से ये कहा नहीं जा सकता कि गांधी जी जो थे वो जितने भी उनके अनुयायी थे, जो भी उनके फॉलोअर्स थे, उनको वो आंतरिक भावना और शक्ति और पूर्णता परिचित थे, मतलब कि उनको अच्छे से जानते थे, ये ज़रूरी नहीं हो सकता। और बोल रहे कि उनके चरित्र के प्रति सहनशील थे। ये सब चीज़ें कोई हम पूरा कह नहीं सकते, वो बात ये बोल रहे कि हम किसी इंसान को बहुत अच्छे से जानते हैं या फिर अच्छे से नहीं जानते, ये कह नहीं सकते हैं, है ना। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनके संदेवना और अपने पुत्र और पत्नियों के प्रति भी सफल नहीं थी। बोले कि उनकी जो संवेदना होती है वो पुत्र और पत्नी के प्रति भी सफल नहीं थी, परंतु उनकी सहनशीलता का पाठ सीख चुके थे। वो उनकी सहनशीलता का जो पाठ था वो सीख चुके थे। बोले इसी प्रकार आदर्श होने का जिन्ना और अंबेडकर को दिया। उन्होंने बोले यही जो आदर्श है वो उन्होंने अंबेडकर और किसको दिया, जिन्ना को दिया। और बोल रहे हैं कि सहनशीलता उनके व्यक्तित्व की विशिष्ट पहचान है। बोले जो सहनशीलता है वो उनकी बहुत विशिष्ट पहचान है, कि उसी से उनको जानते थे कितने सहनशील है वो। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बोले महात्मा गांधी जी ने अपने निकट के लोगों को अपेक्ष शक्ति प्रदान और आवश्यकताओं के धार्मिक समर्थकों को राजनीतिक सहयोग के लिए पूरी की, मतलब कि उनको राजनीतिक सहयोग दिया, ठीक है, और आवश्यकता जो थी धर्म को रिलेटेड वो सब उनका साथ दिया। आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि उन्होंने अपने आश्रमवासियों को पर्याप्त क्षमता और कुशलता का पाठ पढ़ाया, कि उनको बताया कि क्षमता क्या होती है, कुशलता क्या होती है, उनका पाठ पढ़ाया। बोले हैं उन नेताओं को भी यह शक्ति प्रदान की जो राष्ट्रवादी को गांधीवादी आवाज पर आगे खड़े होते थे। बोलते हैं कि उन्होंने उन सभी राष्ट्रवादियों, देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें, नेताओं को ये शक्ति प्रदान की थी जो उनकी एक आवाज़ पर राष्ट्रवाद के लिए खड़े हो जाते थे, है ना, राष्ट्रवाद को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। उन सब के लिए उन्होंने क्या किया कि उन सबको ये अपनी मतलब शिक्षा दी इस चीज़ की। और आगे बता रहे हैं इसमें, बोल रहे हैं कि इसमें बोल रहे लोगों में लोकप्रियता प्राप्त करने और उनकी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को प्रभावित प्रतिभा के पर्याप्त होना किया। मतलब उन्होंने बोला कि लोकप्रियता उन्होंने इसलिए हुए और मनोवैज्ञानिक भी इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रतिभा थी, ठीक है, आप सभी को पता है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, वो बोल रहे कि गांधी जी के समर्थक और जो उनके कम्युनिकेशन के मध्य विशाल जनसमूह के लोकप्रिय हुए। जो भी उनके समर्थक हैं और जो गांधी जी के, वो सभी कम्युनिकेशन जो हम बात करते हैं, बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, इन सब में बहुत क्या हुए, वो लोकप्रिय हुए। क्योंकि गांधी जी भी ऐसे ही थे, क्योंकि गांधी जी जो थे वो बातचीत करने पे ज़्यादा विश्वास रखते, चाहे वो किसी भी वर्ग का इंसान हो, किसी भी गरीब तबके का हो, कैसे भी, वो सबसे सम्मान रूप से बात करते थे। तो उनके जो समर्थक थे उन्होंने भी ये किया। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हाँ, इस संबंध में गांधी जी सामान्य पवित्रता निहित थी, मतलब कि उनकी जो गांधी जी की जो पवित्रता होती है वो उसमें निहित थी। इसी कारण से जो उनके समर्थकों में मनोवैज्ञानिक और प्रतिक्रमता जो भी होती है सामग्री, ये स्थापित हुई क्योंकि गांधी जी में थी, इसलिए उनके समर्थकों में भी ये सब चीज़ों की स्थापना हुई। आगे देखिए वो क्या बता रहे हैं, गांधी जी जो थे अपने आश्रमवासी, जहाँ वो आश्रम में रहते थे, जो वहाँ वो लोग रहते थे आश्रमवासी, उनके साथ प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं जुड़े हुए थे और ना ही उनके साथ अनुक्रिय
भी कम होती थी, मतलब कि जो उनके साथ कार्य थोड़ा होता है ये सब भी बहुत कम होती थी। परंतु देखिए क्या बता रहे हैं कि जो अनुशासन व्यवस्था और प्रत्यधिकार से वह अधिक प्रभावित थे। जो भी वहाँ के लोग थे उनके पास अनुशासन और ये सब चीज़ें ज़्यादा थी, जिससे कि गांधी जी क्या थे, आश्रम के जो धार्मिक और धर्म का पालन करने वाले स्त्री पुरुष रहते थे उनके साथ अनुशासन वातावरण में बहुत खुश थे। क्योंकि देखिए गांधी जी अच्छे रूप से तो सबको जानते नहीं थे, कुछ ज़्यादा वार्तालाप नहीं थी, परंतु वो ये देखते थे कि वो लोग धर्म का पालन कर रहे हैं, अच्छा वातावरण रखें, जिसके कारण वे वहाँ खुश थे। आगे देखिए क्या बता रहे हैं इसमें। देखिए अब आगे क्या बता रहे हैं वो, इस वाले में गांधी की बात करना थे तो बोले गांधी जी के बाद उनके समय में भी, देख गांधी जी के बाद और उनके समय में भी क्या था, बहुत सारे ऐसे विचारक थे जो उनसे बहुत ज़्यादा क्या थे, प्रभावी थे, है ना। जो उनकी व्याख्या करते थे उनके साथ, मतलब कि उनकी विचारधारा उनको अच्छी लगती थी गांधी जी की। तो वो विचारक कौन थे, जैसे कि विनोबा भावे हो गया, किशोरी लाल जी हो गए, घनश्याम जी हो गए, है ना, CG कुरियप्पा हो गए, काले लंकर हैं, फिर ये सब जो भी थे, शंकर राव, ये सब जो भी थे, जयप्रकाश नारायण, JP कृपलानी, ये सब वो विचारक हैं या वो व्यक्ति हैं जो गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, है ना। उनके सीख पे मतलब कि बिल्कुल मेल झोल खाती थी उनकी विचारें, वो सब लोग थे जो, है ना। आगे देखिए क्या बता रहे हैं वो, बोरे ये सभी किसी न किसी रूप से गांधी जी के रचनात्मक कार्यों से जुड़े थे, बोरे वो किसी न किसी रूप से वो जुड़े हुए थे गांधी जी के, बोरे इनके विचारों से अलग नहीं थे, मतलब कि उनके विचार और गांधी जी के विचार सेम थे। आगे देखिए अब बता रहे हैं, फिर देखिए बोलते हैं विचार है उसको बड़े पैमाने पे अभिव्यक्त किया, अब बताया, और जो ये सब विचारक हैं किसी न किसी शांति आंदोलन में थे, जिसकी कोई किसी प्रकार का शांति आंदोलन था वो किसी न किसी में सब लोग थे। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि पहला कि कौन कौन थे किस प्रकार के। देखिए बोल रहे कि गांधी जी के बाद, सॉरी यहाँ पे बोल रहे कि गांधी जी के बाद, देखिए फर्स्ट पॉइंट में बता रहे हैं कि गांधी जी के बाद जो विनोबा भावे थे उनको उनका विचारक माना जाता था, गांधी जी के विचारक माना जाता था। गांधी जी के आश्रम में उनकी गणना एक प्रमुख मणिक के रूप में की जाती थी, मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी क्योंकि गांधी जी से बिल्कुल मेल झोल खाते वाले इंसान थे। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं उन्होंने आश्रम को बहुत ही कुछ दिया, मतलब कि बहुत ज़्यादा उन्होंने परिश्रम अपना जो भी उनकी हार्ड वर्क है ये सब उन्होंने आश्रम को दिया। फिर बताते गांधी जी उन्हें एक तेजस्वी जो होते हैं व्यक्ति मानते थे, बहुत ज़्यादा तेजस्वी जो थे, और धैर्यवान जो होते जिनके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य होते हैं वो मानते थे। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, आगे बोल रहे हैं कि वह सत्याग्रह के मुख्य साधक थे। ठीक है, वो सत्याग्रह में मुख्य रूप से भी थे, और बोल रहे कि गांधी जी उन्हें 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम व्यक्ति स्वीकार किया। उन्होंने बोला कि प्रथम व्यक्ति जो सत्याग्रह का ये विनोबा भावे, उन्होंने गांधी जी ने स्वीकार किया। इस प्रकार वह एक आदर्श सत्याग्रह के रूप में स्थापित हुए। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बोले विनोबा भावे को गांधी जी विचारक का प्रस्तुत करने के लिए अधिकार प्राप्त है, मतलब कि उनको ये अधिकार प्राप्त है कि गांधी जी के विचारों को प्रस्तुत कर सके। बोले यह बात अन्य विचारक भी स्वीकार करते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि जो आपके केजी हैं और जो आपका काका है, उन्होंने काका काले रंग का है ये यहाँ पे हैं, तो बोले आदि भी इस बात से सहमत है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बोले जो काका ने कहा है, देखो काले लंकर, यहाँ पे ला आना चाहिए बीच में एक छोटा सा, यहाँ पे ला आएगा एक और, काले लंकर। उन्होंने कहा है कि विनोबा भावे गांधीवादी जीवन पथ और समाज का पूर्ण निर्माण करने का गांधीवादी तकनीक का उच्च जलाधन मतलब हाई वाटर मार्क निरूपित करते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि गांधी जी को जो अच्छे से मतलब कि उनके विचारों को प्रस्तुत कर सकता है, उनके पथ पे चल सकता है, समाज में अच्छी चीज़ें पुण्य निर्माण कर सकता है, वो खाली कौन है, विनोबा भावे हैं। आगे देखिए वो क्या बता रहे हैं, बोले जो विनोबा भावे गांधी जी की व्याख्याकार के साथ साथ मौलिक विचारक भी थे, मतलब कि उनके वो मौलिक विचारक भी थे। ठीक है, उसके गांधी जी की व्याख्या करने के साथ साथ बोले उनके विचार में थोड़े विनोद के साथ विनोद तथा सरलता भी मिलती है। बोलते कि उनके विचार अगर आप देखेंगे तो विनोद और सरलता भी आपको बहुत मिलेगी। बोले स्वयं के द्वारा गांधी जी के प्रतिनिधित्व
करने का दावा नहीं करते। बोल रहे कि वो खुद अपने आप को गांधी जी के साथ प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं करते। बोलते वह गांधी जी के बारे में जनता में कभी कभी भाषण देते थे। बोलते वो जनता में कभी कभी ही भाषण देते थे गांधी जी के बारे में। और फिर बता रहे हैं उनका स्वयं का सम्मान बल और ढंग था, मतलब कि खुद का उन लोगों का एक कोई अलग सा ढंग भी था। बोले टेनिसन ने कहा था कि पड़ोसी के प्रकाश से प्रज्वलित मोमबत्ती भी भांति वह अब निरंतर और पृथक प्रकाश से जलता है। बोला कि जो मोमबत्ती होती है अगर वो जलती है तो उसके प्रकाश से क्या होता है कि अन्य जो लोग होते हैं पृथक प्रकाश भी जलता है। ठीक है, वे बोल रहे हैं कि वह एक सर्वोदय कार्यकर्ता भी थे। सर्वोदय तो जो सबके लिए कार्यकर्ता भी एक थे। आगे देखिए सेकंड पॉइंट क्या बता रहे हैं। केजी ये है मशरूवाला। जो केजी मशरूवाला थे एक प्रसिद्ध गांधी जी के नेता थे। ठीक है, प्रसिद्ध थे वो भी बहुत। और वह 1919 से ही गांधी जी के संपर्क में थे। ठीक है, बुरे प्रारंभ से ही उन्होंने गांधी जी के सचिव के रूप में कार्य किया। ठीक है, फिर वह बोरे गांधी जी के सेवा संघ के अध्ययन बन गए थे। ठीक है, फिर वो बोरे गांधी जी के जीवन रहते व्याख्याकार भी थे। बताइए बता रहे कि जो केजी थे उन्होंने भी ये सब चीज़ें करी है, मतलब कि वो 1919 से उनके संपर्क में आए, उनके सचिव के रूप में कार्य किया, और कहते एक अध्यक्ष थे, सेवा संघ अध्यक्ष भी थे, और वो भी गांधी जी की जो जीवित जो उनकी व्याख्या भी वो करते थे, उनके विचारों की बताते थे। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने गांधी जी के दर्शन का विद्यमान व्यक्ति मानते थे। बोले कि डॉक्टर प्रसाद उनको क्या मानते थे, विद्यमान व्यक्ति मानते थे, गांधी जी का दर्शन करते हैं। फिर बता रहे वह गांधी जी के एक अच्छे मित्र थे। आगे देखिए कहते हैं क्या बोल रहे हैं, अस्वस्थ होने के बावजूद भी वे गांधी जी की मृत्यु के बाद हरिजन साप्ताहिक का समाधान करते थे। देखिए क्या बोल रहे हैं कि वो स्वस्थ नहीं थे, अस्वस्थ थे, बीमार थे, उसके बाद भी वो साप्ताहिक जो हरिजनों का साप्ताहिक रूप से संपादन जो होता है वो भी करते थे, मतलब बातचीत जो भी होती तब भी करते थे उनकी मृत्यु के बाद भी। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। बोले वे स्वतंत्र विचार के व्यक्ति थे और वह गांधी से मतभेदों के विषय में उनका खुलकर बात करते थे। बोल रहे हैं कि वो एक स्वतंत्र रूप वाले व्यक्ति थे और कोई भी मतभेद होता है उनको खुलकर बात करते थे। ठीक है, ये नहीं कि हिचकिचाते थे। बोले गांधी जी की उनकी बातों का आदर भी करते थे। बोले गांधी जी उनकी बातों का बहुत आदर भी करते थे। आगे देखिए क्या बता रहे। थर्ड है आपका केजी कुरियप्पा, सॉरी एक मिनट रुकिए स्टूडेंट्स, जो भी है आज ये थर्ड पॉइंट जो है मैं आपको इसको दूसरी वीडियो में कवर कराऊंगी, क्योंकि देखिए ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, नहीं तो 30 मिनट की होने वाली है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस वाले को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊँ, क्योंकि अभी लेसन जो है आपका अभी और भी है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है मेरे को, क्योंकि देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, क्योंकि इसमें एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोलते हैं गांधी जी के जो भी विचारक थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, उनके बारे में बताना है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना, और उनके जो समर्थक थे उनके बारे में। तो देखिए हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर इंक्वायरी चाहिए या फिर कोई भी टॉपिक आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। और देखिए अभी जो आपके MA सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के जो असाइनमेंट है जो आपको सितंबर में जमा करने हैं, तो मैं उसके लिए भी अभी उसके लिए वीडियोस बना रही हूँ, उसके लिए नोट्स तैयार कर रही हूँ, ताकि आपको हेल्प हो सके आपके असाइनमेंट में। तो अगर आपको किसी भी असाइनमेंट से रिलेटेड भी कोई टॉपिक चाहिए, आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है वो चाहिए, तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।